हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 93 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 94 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखा जाना चाहिए। इससे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ें, हम आपको एक बात की सूचना दे दें कि आज हम इस प्रश्न का न केवल आपको फ्रेम बताएंगे, बल्कि इस प्रश्न को पूरा डिस्क्रिप्टिव में बता देंगे। कारण ये है क्योंकि आपसे इसने 150 शब्दों में पूछा है और ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। तो 150 शब्दों में इतनी बड़ी टाइमलाइन को आप कैसे अंतर्ग्रंथित करके लिखेंगे, अर्थात कैसे आप संयोजक शब्दों का उपयोग करेंगे और कैसे अपनी बातों को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इस चीज़ का उत्तर आप इस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन से समझ जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को देखते हैं। भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में है, 10 नंबर का था। आपने लिखा है, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, किंतु स्वतंत्रता के समय आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसके लिए मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जिम्मेदार थी, जिसे मुख्यतः 3 भागों में विभक्त कर देखा जा सकता है। व्यापारिक पूंजीवाद 1757 से 1813 तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां व्यापारिक पूंजीवाद के हितों से संचालित थीं। इसमें कंपनी का उद्देश्य अधिकतम राजस्व संग्रह करना था, जिससे कि व्यापार वाणिज्य में निवेश कर शेयर धारकों को लाभ पहुंचाया जा सके। इसके तहत कंपनी ने बुनकरों को कम कीमत पर कच्चा माल बेचने को विवश किया, कपास बिक्री पर एकाधिकार कायम कर मुनाफा कमाया तथा भू राजस्व की नई पद्धति शुरू की, जिसमें राजस्व की दर अधिक रखी गई। इस राजस्व से भारत का माल खरीद कर ब्रिटेन में बेचा गया। इस तरह भारत से धन का बहिर्गमन प्रारंभ हो गया। औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति के कारण 1813 के पश्चात भारत का दरवाजा ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। अब भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर ब्रिटेन भेजा जाता था तथा वहां से तैयार माल महंगे दामों पर भारत को बेचा जाता था। इससे भारत के कुटीर उद्योगों नष्ट हो गए। वित्तीय पूंजीवाद, ब्रिटेन में पूंजी संचयन के बाद 1860 के बाद से ब्रिटिश पूंजी का भारत में आगमन होने लगा, जिससे रेलवे, वित्तीय संस्थाओं, संचार के साधनों, जहाजरानी, बागान इत्यादि में लगाए गए। इससे भारतीय जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, वरन वेतन, मुनाफा, ब्याज इत्यादि के रूप में धन का बहिर्गमन होता रहा। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभावों से इतर सकारात्मक पक्षों को देखें तो इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचों, जब यातायात, संचार के माध्यम, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के विकास में सीमित योगदान दिया, लेकिन ध्यातव्य हो ये योगदान भी औपनिवेशिक हित से संपोषित था, जिसका उद्देश्य मात्र देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना था, चाहे शोषण कितना भी भयावह हो। देखिए, आपने लिखने की तो कोशिश की है, लगभग सभी बातों का आपने समावेश भी करने का प्रयास किया है, लेकिन आपका प्रश्न ये गूथा हुआ नहीं है। गूथा हुआ का मतलब इसमें तार्किकता उतनी अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं कि इसका क्रमवार विवरण उतना अच्छा नहीं है। क्लियर? और दूसरा पक्ष अत्यंत कमज़ोर है। आपने जो नकारात्मक भूमिका बताई वो काफ़ी कमज़ोर है और निष्कर्ष आपका बिल्कुल ही कमज़ोर है। तो इसको कैसे हमें लिखना है, अर्थात बेस्ट कैसे लिखना है। देखिए, चेक करने वाले आपको इसी प्रश्न का काफ़ी बेहतर बता देंगे, लेकिन आप जानते हो हमारी पॉलिसी आपको क्षण भर के लिए खुश करना नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम आपको बेस्ट से सर्वश्रेष्ठ बनाएं, अर्थात आप जो भी हैं, जिस भी स्थिति में अभी हैं, उससे और बेहतर कैसे बने। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को इनकोड करेंगे और इनकोड करने के बाद हम देखेंगे कि वास्तव में इसका फ्रेम क्या होगा और फिर हम आपको बताएंगे इसे लिखना कैसे है। और जब आप दोनों का अंतर देख लेंगे, अपने वाले को पढ़ेंगे और मेरे द्वारा बताए गए को, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो आपको बताया वो वर्जन काफ़ी अच्छा है इसकी अपेक्षा। क्लियर? तो प्रश्न है, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य। देखो, पहले तो आपको इन शब्दावलियों को समझना पड़ेगा। कई बार आप लोग परेशान रहते हो कि सर अगर एग्ज़ाम में उत्तरार्ध लिखा है, अगर एग्ज़ाम में पूर्वार्ध लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य का सामान्य सा मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, पहली बात 1800,
और इसके मध्य का मतलब हुआ क्या, 1750। क्लियर। तो एक तो ये आपका क्लियर हो गया कि 18वीं शताब्दी के मध्य। दूसरा, अगर आपसे पूछ दे 18वीं सदी के दूसरे दशक से, तो क्या हुआ, 1720 से। अगर आपसे पूछा 18वीं सदी के छठे दशक से, तो 1760। यानी कि जो सदी आपको दे उसके पीछे की संख्या को ही हम सदी मानते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक आता है उत्तरार्ध कॉन्सेप्ट। उत्तरार्ध का मतलब ये होता है, मान लो आपसे दे दिया 18वीं सदी का उत्तरार्ध, तो इसका मतलब हुआ 1751 से लेके 1800 तक की घटनाएं। क्लियर। अब आपसे अगर पूछे कि इसका पूर्वार्ध, तो 1700 से लेके 1750 तक। क्लियर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले का हाफ, उत्तरार्ध का मतलब होता है दूसरे का हाफ। क्लियर। तीसरी चीज़ आप समझ गए। मध्य का मतलब क्या, अगर आपको दे दे 16वीं सदी के मध्य से, तो 1550। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से, तो आप बताओगे 1551 से लेके आप 1600 तक। समझ गए। तो ये वर्ड आपके क्लियर हो गए। चलिए, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है अंग्रेज मध्य से कहाँ तक, स्वतंत्रता तक, अर्थात 1947 तक। यानी कि इसने आपसे कहा है 1750 से लेके 1947 तक की हमें इकोनॉमी की समालोचनात्मक परीक्षण करें। अब सोचो, इतनी बड़ी टाइमलाइन है, लगभग 200 वर्षों की। 200 वर्षों की समयावधि को आपको 150 शब्दों में लिखना है। अर्थात एक वर्ष को आपको लगभग आधे से भी मतलब पौने वर्ड में लिखना है। सोच सकते हो कितना कंसाइज होके इस प्रश्न के उत्तर को गढ़ना है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छा लिखेंगे। क्लियर। ये चीज़ देखा। दूसरी चीज़ है, क्या पूछा है कि आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों, अर्थात ऐसा नहीं कि आप केवल एक पक्ष बता दो कि हाँ व्यापारिक इन्होंने किस प्रकार अहित किया, किस प्रकार इन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट करके हमारा अहित किया। ऐसा नहीं, कई सारे पक्ष, बेसिकली 3 पक्ष हैं, हम अभी देखेंगे। और फिर उसका समालोचनात्मक करो, मतलब सकारात्मक पॉइंट बताओ और उसके नकारात्मक पॉइंट बताओ। समझ गए। और फिर निष्कर्ष दे दो। अब आप सोचेंगे सर इतनी बड़ी बातें तो आप बता दिए और फिर 150 वर्ड कह रहे हो, कैसे लिखा जा सकता है। तो क्यों चिंतित हो रहे हो, अभी हम बता रहे हो और आपको लगेगा कि अरे वाह लिख गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता हो, ऐसे हिस्टोरियन को आप निकालो। इकोनॉमिक हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, खासतौर पर अगर आप में से किसी ने सव्यसाची भट्टाचार्य की बुक पढ़ी हो, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो उसमें वो बताते हैं किसको, रजनी पामदत्त की बुक को बेस बनाते हैं। यानी कि आरपी दत्त की बुक इंडिया टुडे को बेस बनाते हैं। और उन्होंने ऐसे ही इंडिया की इकोनॉमी की क्रिटिसिज्म किया है। हालांकि वो बुक आपको नहीं पढ़नी, हम जब 1 मार्च से मॉडर्न इंडिया की क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम आपको कई सारी इकोनॉमिक हिस्ट्री की बुक्स को कंपाइल करके कंप्लीट करा देंगे। क्लियर। बस आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि हाँ ये लाइनें ली कहाँ से गई हैं। तो ये बेसिकली रजनी पामदत्त की बुक की बात कर रहा है। समझ गए कि उन्होंने कैसे पूरी ब्रिटिश भारत की इकोनॉमी को 3 भागों में डिवाइड किया, अर्थात 3 चरणों में। उन्होंने पहला चरण बताया वाणिज्यवादी चरण, अर्थात कॉमर्शलाइजेशन। दूसरा उन्होंने बताया औद्योगिक मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड। तीसरा उन्होंने बताया वित्तीय पूंजीवाद। क्लियर। पहले को उन्होंने कहा 1757 अर्थात प्लासी से लेके 1813 तक, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली तक। दूसरा इन्होंने बताया 1813 से लेके 1858 तक, यानी कि 57 के विद्रोह के बाद महारानी के शासन की शुरुआत तक। क्लियर। और तीसरा बताया महारानी के शासन अर्थात 1858 से लेके भारत की आज़ादी तक। और इतने को ही आपको बस आलोचना कर देनी है। समझ गए। और इसी का आप जब क्रिटिसिज्म करोगे तो आप दूसरा पक्ष अपना बता दोगे। इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने आपको एक फ्रेम बता दिया, तो अब इस प्रश्न को कैसे लिखना है लाइन बाय लाइन, तो ये हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। और आप में से कई सारे लोग जो लोग लिख रहे हैं उनको सुनकर इस प्रश्न को लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे पहली लाइन से, कि यहाँ से आपको क्या लिखना है। आप लिखेंगे कि रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में अंग्रेजों की आर्थिक नीति के 3 चरणों का उल्लेख किया है। क्लियर। नंबर 1 वाणिज्यवादी चरण 1757 से 1813। नंबर 2 औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से 1858। नंबर 3 वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद से स्वतंत्रता तक। क्लियर। अब आपने जब यहाँ पे पार्ट 1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये डाल दिया। क्लियर।
अब यहाँ से आप पैरा से लिखेंगे फिर से। यहाँ पे तो आपने 3 लाइनों में बता दिया ना पहले, और फिर ये 3 ये पॉइंट ये हो गए। अब यहाँ से आप लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रथम चरण में, एग्जामिनर समझ जाएगा प्रथम चरण का मतलब आप वाणिज्यवाद की बात कर रहे हो। प्रथम चरण में अंग्रेजों ने यूरोप तथा अन्य देशों को कम कीमत पर तैयार भारतीय माल का निर्यात कर अच्छी कीमत वसूलते थे। वहीं अब आपने प्रथम चरण को सोचो 3 लाइन में कंप्लीट किया, क्लियर। अब फिर तुरंत लाइन को बिना तोड़े कंजक्शन का उपयोग करते हुए वहीं दूसरे चरण में, अर्थात हम 1813 में पहुंच गए। सोचो 3 लाइन में हमने 1757 से 1813 तक की घटना को खत्म कर दिया। लिखिए, दूसरे चरण में भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, क्लियर। और वो अपने अंतिम चरण में, अब आपने 2 लाइन में ये बता दिया दूसरा चरण, साथ ही उन्होंने अपने अंतिम चरण में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत रेल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, चाय बागान, कॉफ़ी बागान आदि में निवेश कर शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, क्लियर। अर्थात आपने ये जो 3 पॉइंट लिखे, इन 3 पॉइंट को आपने बेसिकली 8 से 9 लाइनों में डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ तक समझ गए? आप सोच सकते हो कि 150 वर्ड में कैसे लिखा जाता है। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया। अब लिखो दूसरा। हालांकि इस निवेश के साथ साथ भारतीय उद्योगों में भी भारतीयों द्वारा निवेश की प्रवृत्ति अपनाई गई। नानाबाई द्वारा सूती वस्त्र मिल प्रमुख थी, साथ ही आधारभूत ढांचे, क्लियर, वित्तीय संस्थाओं, बजट निर्माण की प्रक्रिया, अकाल नीति, श्रम नीति आदि ने बेहतर भविष्य का आधार भी प्रदान किया, क्लियर। और फिर आप निष्कर्ष दे दोगे। जब इतना सारी चीज़ें आपने लिख ली तो अब आप निष्कर्ष दे दोगे यहाँ पे इस इतनी लाइन पे, क्लियर, कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सकारात्मक प्रभाव तो नाममात्र था। किसानों व बुनकरों की भयावह स्थिति ने औपनिवेशिकता की सारी हदें पार कर दी और भारत को अकाल के दुष्चक्र में फंसाकर स्वयं औद्योगिक राष्ट्र का तमगा ले गया। इतने में आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। देखा आपने कि कितना हमने कंसाइज किया और हमने सारे तथ्य डाले, सारे फैक्ट डाले, सारे तर्कों को और सारा विश्लेषण कर दिया। हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। आपको बस ऐसे ही लिखना है, अर्थात फालतू की कहानियों को छोड़कर आपको उस मूल मतलब मंतव्य को लिखना है। जैसे होता है ना, घी को लिखना है आपको। आपको दूध को नहीं लिखना है, दूध के बारे में आपसे नहीं पूछा, आप उसकी घी बताइए, क्रीम बताइए, वास्तव में क्रीम क्या है। और 150 वर्ड की जब बात आ जाए तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्लियर। और भी सभी पक्षों को कवर करना है, लिखाइए विभिन्न पक्ष। हमने सभी पक्षों को कवर भी कर लिया कि वाणिज्यवादी चरण क्या है, औद्योगिकवाद क्या है और वित्तीय पूंजीवाद क्या है, समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई, साथ ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और आपको इस प्रश्न का पूरा मॉडल आंसर भी मिल गया, क्लियर। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में आप ही के द्वारा भेजे गए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।